नमस्कार, बीएसटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पूर्वी नेमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और आज बात करेंगे मौसम की, जहां मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर जारी है। सूरज आग उबल रहा है, जहां गर्मी लोगों के हाल बेहाल कर रखी है। ऐसे में लोग परेशान हैं। कई जिलों में तापमान ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रिकॉर्ड स्तर पर यहां तापमान, जहां आपको बता दें दिन में तेज धूप से पारा चढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं रात में भी गर्म हवाएं लोगों को बेचैन कर रही हैं। गुरुवार को प्रदेश में सबसे गर्म गुना रहा, जहां इसके अलावा दूसरे जिलों में भी भीषण गर्मी पड़ी। वहीं कल से नौतपा भी शुरू हो रहे हैं, जो कि 2 जून को समाप्त होंगे। ऐसे में मौसम विभाग का अनुमान है कि नौतपा के 9 दिन जबरदस्त गर्मी पड़ेगी। तो देखिए, यहाँ गर्मी से हाल बेहाल है। मध्य प्रदेश की बात करें तो रिकॉर्ड स्तर पर तापमान यहाँ ग्वालियर चंबल अंचल, यहाँ धूल लगातार जो है धूप की चपेट में, और यहाँ लगातार तेज धूप पड़ती हुई पारा दिन ब दिन चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं रात में भी गर्म हवाएं लोगों को बेचैन कर रही हैं। गुरुवार को प्रदेश में सबसे गर्म गुना रहा। इसके अलावा दूसरे जिलों में भी भीषण गर्मी पड़ी। वहीं कल से नौतपा भी शुरू हो रहे हैं, जो आपको बता दें 2 जून को समाप्त होंगे। ऐसे में मौसम विभाग का अनुमान है कि नौतपा के 9 दिन जबरदस्त गर्मी पड़ेगी। साथ ही हीट वेव का अलर्ट भी जारी किया गया है, जहां पारा 44 से 47 डिग्री तक रहने का अनुमान जताया जा रहा है। मध्य प्रदेश में टेम्परेचर का टॉर्चर इस वक्त देखने को मिल रहा है, जहां आपको बता दें रिकॉर्ड स्तर पर पारा, लोग बेहाल। यहां सूरज आग उगलता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर लगातार टेम्परेचर में वृद्धि से लोग परेशान हैं। और चलिए, आज ज़्यादा जानकारी के लिए और ज़्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ एक खास पैनल भी मौजूद है। चर्चा करेंगे, ज़्यादा बातचीत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर जेपी पालीवाल हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही डाइटिशियन और न्यूट्रिशन शिल्पा ताम्रकार मैम मौजूद हैं। आप दोनों ही का बहुत स्वागत है बीएसटीवी पर। तो सबसे पहले मैं रुक करूंगी जेपी पालीवाल सर का। सर, यहाँ लगातार गर्मी जिस तरीके से सितम ढा रही है, क्या कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता है? लोगों को किन किन बीमारियों का खतरा हो सकता है ज़्यादा गर्मी के कारण? शिल्पा, आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मनुष्य का शरीर, हम मनुष्य की बात कर रहे हैं फिलहाल, प्रकृति में कोई भी जीव जंतु या पेड़ पौधे प्राणी ऐसे नहीं हैं जो बिना पानी के सर्वाइव कर सकते हो। यदि मनुष्य के शरीर की बात करें तो मनुष्य के शरीर के कुल आकार का या कुल वजन का 70% उसके शरीर में पानी होता है। और इस 70% में भी यदि हम बात करें और अन्य अंगों के महत्वपूर्ण मतलब पानी के प्रतिशत की, तो आंखों में लगभग 95% पानी होता है, खून में 94% पानी होता है। जबकि हम फेफड़ों में देखें, मस्तिष्क में देखें और गुर्दे में देखें तो इनमें 80% से ज़्यादा पानी की भूमिका होती है इनके वजन के लिए। उसके बाद हृदय आता है, हृदय में 75% पानी होता है और साथ में चमड़ी में 75% पानी होता है। हड्डियों में पानी की मात्रा कम होने का कारण औसत किसी भी मनुष्य के शरीर में 70% तक पानी होता है। तो जो भी मनुष्य का शरीर बना है उसमें 70% पानी की भूमिका रहती है। जब हम पानी की बात करते हैं तो चाहे हमारे जीवन की बात हो, चाहे हमारे मन की बात हो, चाहे हमारे सम्मान की बात हो, चाहे हमारे शरीर या स्वास्थ्य की बात हो, पानी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। और जब भी कभी गर्मी पड़ती है या हम कभी भी हीट एक्सपोजर में या कभी गर्म हवाओं के सामने या गर्म तापमान के सामने एक्सपोजर में आते हैं, तो सबसे पहले शरीर में पानी की कमी होती है। और पानी की कमी होने के बाद जब त्वचा कहीं ना कहीं सिकुड़ती है, तो त्वचा का कार्य होता है शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करना। जैसे ही त्वचा सिकुड़ती है, इसके शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। और जैसे ही इसके शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करने की क्षमता समाप्त होती है, शरीर वातावरण के तापक्रम को या जलवायु के तापक्रम को लेने लगता है। और ऐसे में अचानक लगा पेशेंट को, रोगी को बुखार आता है। इसी परिस्थिति को लू लगना बोलते हैं। यदि इस लू लगने में शरीर का तापक्रम 40 डिग्री से ऊपर चला गया तो ये कई बार मस्तिष्क को और बाकी अंगों को पिघाल कर रख देता है और उसके कारण मृत्यु हो जाती है। तो लू लगना इसका सबसे बड़ी चीज होती है। और उसके बाद बाकी हीट स्ट्रोक के जो अन्य प्रकार हैं, जिनमें उनकी मारक क्षमता अलग अलग अनुपात में, अलग अलग परिस्थिति में, अलग अलग समय पर अलग अलग कम होती है। तो ऐसी परिस्थितियों में लू की डिग्रीज होती है, लेकिन लू लगने से जो मृत्यु होती है वो इस वक्त का सबसे बड़ा कारण है। हम देख रहे हैं लगातार कि लोगों की लू लगने से मृत्यु हो रही है, लोग लू लगने से अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जेपी सर आपका। मैं रुक करूंगी शिल्पा जी का। शिल्पा जी, जिस तरीके से सर ने बताया कि लू लगने के कारण तमाम जो मौतें भी अब सामने आ रही हैं, क्या कुछ जो है खाने की आवश्यकता होती है इस दौरान? क्या कुछ अपनी डाइट में इंक्लूड करें कि जो है लू का जो है प्रभाव वो कम हो सके?
मैम हमारा डे शुरू होता है मॉर्निंग में, तो कभी भी आप मॉर्निंग ड्रिंक में एक डिटॉक्स वाटर ज़रूर ऐड करें। कोशिश करिए यदि आप इसमें शीड ऐड कर सकते हैं तो, क्योंकि शीड में वाटर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है, जो कि हमारी आंतों में जब पानी की कमी हो जाती है तो वो उसको फुलफिल करता है। डिटॉक्स में आप मिंट लेमन वाटर ले सकते हैं, जिंजर टी ले सकते हैं, ग्रीन टी मतलब आप हर्बल टीज ऐड कर सकते हैं, जूसेस, स्मूदी या खीरा वाटर, ऐसे आप डिटॉक्स वाटर घर पे ही बना सकते हैं। जी बिल्कुल। सर जेपी सर, आपसे आपका रुख करूंगी, क्या कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि गर्मी जो है अपना लगातार सितम ढा रही है, लोग कामकाज के सिलसिले में बाहर निकल रहे हैं और जो कि ज़रूरी भी है, लेकिन बाहर निकलते समय क्या कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता है? मुख्य तौर पर 3 अलग अलग बिंदुओं पर हमें हमारे शरीर को सुरक्षित करने के लिए सावधानी और सतर्कता की आवश्यकता होती है। जी। बिंदु क्रमांक 1 कि जब कभी तापक्रम बहुत ज़्यादा हो तो हम धूप से या बहुत ज़्यादा हीट एक्सपोजर से कैसे बचें। उसके लिए यदि हम शरीर पर कपड़े पहनते हैं तो कपड़ों का रंग अक्सर लाइट कलर होना चाहिए, डार्क कलर के कपड़े नहीं होना चाहिए। काले कपड़े, कत्थई कपड़े, बहुत लाल कपड़े, बहुत मैरून कलर के कपड़े, इस तरह के कपड़ों को पहनकर धूप में या सड़क पर नहीं निकलना चाहिए। पहला तो हो गया। दूसरा, जब कभी हम भोजन वगैरह और बाकी इन सब चीज़ों की बात करें तो ये सब बहुत अच्छे से, हमारा वाटर मैनेजमेंट बहुत अच्छे से होना चाहिए। उसके साथ दूसरी चीज़ आती है साल्ट एंड शुगर मैनेजमेंट, ये भी हमारा बहुत पर्याप्त अच्छे से होना चाहिए। और खाने में, जैसे हमारी डाइटिशियन मैडम बैठी हैं, किस मात्रा में कितना प्रोटीन, कितना कार्बोहाइड्रेट और कितना चर्बी वसा लेना चाहिए गर्मी के दिनों में, इसका भी एक संतुलन होना चाहिए। और साथ में यदि किसी कारण से हमें किसी प्रकार का डाउट, शंका, आशंका या कुशंका है कि हमें हीट स्ट्रोक हो गया, तो ऐसे में चिकित्सक की सलाह लेना चाहिए। जब कभी शरीर में अचानक तापक्रम बढ़े, जब कभी शरीर में अचानक जकड़न आए, शरीर में अचानक खिंचाव सा पैदा होने लगे, मांसपेशियां हमारी इच्छा के विपरीत चलना शुरू करें और शरीर में कहीं कहीं हम बहुत ज़्यादा गले में सूखापन महसूस करें और साथ में सरदर्द होने लगे, तो ये बहुत बड़े संकेत होते हैं। क्योंकि सरदर्द गर्मी के दिनों में तभी होता है जब मस्तिष्क में, जो कि जिसमें 83% पानी होता है, जैसे ही मस्तिष्क में पानी की मात्रा कम होने लगती है, सबसे पहला संकेत वो सरदर्द का होता है। और इसके साथ कई बार जी मिचलाना और कभी कभार हमारी परिस्थिति अचानक ऐसी विपरीत हो जाती है कि हम अपने आप में बहुत अनकंफर्टेबल, अनईजी फील करते हैं। अनईजी फील करना बहुत बड़ा, एक तरह से देखा जाए तो इसके बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। जब कभी हमारे शरीर को हमारी इच्छा के अनुरूप काम करने की क्षमता समाप्त हो और हम कभी हमारी इच्छा के विपरीत काम करने की क्षमता के साथ साथ हमें बहुत अटपटा सा लगे और ये सब फीचर्स लगे, और साथ में यदि हीट एक्सपोजर की हिस्ट्री हो, तो हमें तुरंत चिकित्सक की सलाह लेना चाहिए और शरीर की सुरक्षा के लिए त्वरित निर्णय लेकर इसको हीट स्ट्रोक से या लू से यदि किसी प्रकार की एक्सपोजर हुआ तो बचाव के लिए तुरंत प्रयत्न करना चाहिए। उसके पहले पानी की मात्रा और नमक का घोल या जैसे ORS सॉल्यूशन, इनको हमको सबसे पहले पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए। सामान्य तौर पर सामान्य तापक्रम के साथ मनुष्य की पानी की आवश्यकता 2.5 लीटर होती है, लेकिन गर्मी में 4 से 6 लीटर तक होती है। ये निर्भर करता है कि उसका कारोबार और उसकी दिनचर्या कैसी है। जी बिल्कुल, रुक करूंगी शिल्पा जी का। शिल्पा जी, जैसा कि सर ने बोला कि क्या कुछ डाइट में इंक्लूड होना चाहिए, कितनी मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट बॉडी में जाना चाहिए गर्मी के दिनों में? सर ने एक चीज़ बहुत अच्छी कही है कि सबसे पहले मस्तिष्क पे प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जैसे ही पानी की कमी होती है, हम डिहाइड्रेट होते हैं, तो हमें सिर दर्द होना, चक्कर आना, मितली होना, और हमारा हार्मोन्स पे भी इस पर इफेक्ट पड़ता है। जो हमारा कार्टिसोल है वो हमारा बहुत हाई हो जाता है, जिससे एंगर इशू आते हैं, और जो डिप्रेशन और एंजाइटी के पेशेंट हैं उनमें ये सिम्टम्स और ज़्यादा उभर के आते हैं। कई बार देखा होगा आपने, बच्चे भी बहुत चिड़चिड़े होने लगते हैं गर्मी में। अगर हम इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, तो आपको हमेशा ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि हमारी बॉडी में पानी कम ना हो। वो कैसे होता है, एक ना शीड होता है, बोलते हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका। शीड बहुत अच्छी चीज़ होती है। आप हाला शीड, सब्जा शीड और हालिम ये सब ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये बॉडी को प्रोटीन भी देता है, फाइबर भी देता है, और जो हमारे लिए ओमेगा 3, ओमेगा 6 रिच ऑयल होते हैं वो भी हमें देता है। और रही बात हमें कितना क्या लेना चाहिए, तो सबसे ज़्यादा आपको इससे, हम हमेशा प्रोटीन, फैट एंड कार्ब पे अटक जाते हैं। जब न्यूट्रिशन की बात आती है तो खनिज तत्व, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फेट, ये हमारी बॉडी के तापमान को रेगुलर करता है, कंट्रोल करता है। तो ऐसे रिच फूड लेने चाहिए जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फेट मिले। और ग्लूटाथियोन भी एक ज़रूरी चीज़ होती है, क्योंकि जब हमारी स्किन बर्न होती है, जब हम बाहर जाते हैं स्किन बर्न भी होती है, तो
लोगों को लगता है कि डाइट से सिर्फ गट हेल्थ का फर्क पड़ता है, नहीं, आपके स्किन पे भी फर्क पड़ता है। आप ऐसे फूड इंक्लूड कर सकते हैं जिसमें ग्लूटाथॉन भी ज़्यादा हो। जी। वाटरमेलन बहुत अच्छी चीज़ होती है। वाटरमेलन ना कि सिर्फ आपके गट को अच्छा करता है, बाकी आपकी स्किन को भी अच्छा करता है। आप ऑरेंज ले सकते हैं, आप बेरीज ले सकते हैं। यदि आपको ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा लथार्जिक फील कर रहे हैं, आपकी एनर्जी बहुत डाउन हो रही है, जो कि गर्मी में मोस्टली हम सबकी होती ही है, तो आप उसमें ऐसे जूस जैसे कि अंगूर हो गया या आपका जामुन हो गया, इनका जूस पी सकते हैं, क्योंकि इसमें प्राकृतिक स्वीटनेस होती है, इसलिए हमारे जो ग्लूकोज लेवल है उसको जल्दी हाई करते हैं। जी मैम, जिस तरीके से आपने बताया कि ये सारी चीज़ों का इंटेक होना चाहिए, लेकिन अगर हम उम्र के हिसाब से बात करें तो बुजुर्गों को किस तरीके की चीज़ों का सेवन करना चाहिए? तमाम तरीके की बीमारियां भी बुजुर्गों को हो जाती हैं, बीपी के पेशेंट्स होते हैं, शुगर के पेशेंट्स होते हैं, तो उस लिहाज से किस तरीके से जो है बुजुर्गों को किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए? साथ ही अगर छोटे बच्चों की भी बात कर ली जाए तो जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं उनको किस प्रकार से गर्मी से बचाया जाए, उनका इंटेक किस तरीके से हो? जब हम डाइट की बात करते हैं तो बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है कि डाइट हमेशा कस्टमाइज होती है कि उनको क्या बीमारी है, उनका वर्क रूटीन कैसा, उनका लाइफस्टाइल कैसा है। हो सकता है कि सेम एज के इंसान का वर्क रूटीन अलग हो, जैसे आप कर रहे हैं कि जो एजेड होते हैं, आपने देखा होगा बहुत से लोग होते हैं जो घर से निकलते ही नहीं हैं जी, और कुछ होते हैं कि अभी भी एक्टिव है, वो डेली मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं, वो स्विमिंग पे जा रहे हैं, वो साइकिलिंग कर रहे हैं। तो आपकी एक्टिवनेस कैसी है? आपकी लाइफस्टाइल हमेशा एक्टिव होनी चाहिए। और रही बात आपकी इंटेक की, तो क्योंकि जब हम एक एज के बाद में जो हमारी प्रोटीन को डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी होती है वो धीरे धीरे कम होती है, तब बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन डाइट ना लें, बहुत ज़्यादा हाई फैट ना लें, आपकी डाइट हमेशा मॉडरेट होनी चाहिए। अब इसी जगह हम जब बच्चों की बात करते हैं तो बच्चों की ग्रोथ वाली एज है, उनको ज़्यादा प्रोटीन की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उनके टिश्यू रिकवर भी हो रहे हैं और बन भी रहे हैं। ओल्ड एज में सिर्फ रिकवर हो रहे हैं, अब वो बन नहीं रहे हैं, तो उसमें प्रोटीन की भी ज़्यादा ज़रूरत है, उनको फैट की भी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि फैट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी बॉडी का, लेकिन हम उसको सिर्फ एक मोटापे से करते हैं। मोटापे में जो गुड फैट होता है वो हमारे कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, तो हमारे हार्ट को भी हेल्दी करता है। तो उनको गुड फैट की भी ज़रूरत होती है और कार्ब की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, उनको स्कूल भी जाना, होमवर्क भी करना है, घूमने भी जाना, मतलब प्ले भी करना है, तो उसके लिए तो उनका जो ये चीज़ ज़रूरी रहती है कि जो इनको कैलोरी की ज़रूरत होती है वो सेम होती है। यदि कोई 10 साल का बच्चा है या 10 साल के बच्चे को भी 2000 कैलोरी की ज़रूरत है, और जो एजेड है उनको 1800 कैलोरी की ज़रूरत है। जी बिल्कुल। जेपी सर, किस तरीके से अगर हम देखें कि जो बुजुर्ग रहते हैं उनमें तमाम बीमारियां रहती हैं और तमाम बीमारियों का खतरा उन पर रहता है, शुगर बीपी के पेशेंट्स भी होते हैं, लेकिन अगर गर्मी की बात करें तो गर्मी से संबंधित बीमारियां सबसे ज़्यादा किस पर प्रभाव डालती हैं? सबसे पहले किसको अपनी चपेट में लेती हैं? देखिए, गर्मी की बात करेंगे तो वैसे गर्मी का इस तरह का वो रहता है कि पहली चीज़ ये कि आपकी लाइफस्टाइल क्या है जी। एक वो व्यक्ति जो खेत में काम करता है, एक वो व्यक्ति जो मजदूरी करता है, वो व्यक्ति जो खेत और मजदूरी में काम करता है, यदि हम उसकी ज़िंदगी की वो उसकी एफिशिएंसी देखेंगे तो डेफिनेटली उसकी एफिशिएंसी या उसकी सहन शक्ति धूप की और गर्मी की बहुत ज़्यादा होगी। दूसरा, उसके बाद सामान्य दिनचर्या में जो लोग बहुत मॉडरेट जिनकी एक्सरसाइज है, मॉडरेट जिनकी एक्टिविटीज़ होती है, उनकी उससे कम होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारी आपकी तरह जो अक्सर हम देखते हैं कि एयर कंडीशन से बाहर नहीं निकल पाते। ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा भौतिकवादी सुख सुविधाओं के आदी हो चुके होते हैं जी। पहली चीज़ तो है कि आपकी लाइफस्टाइल के मुताबिक ऐसे लोगों को किसी भी तरह से यदि हीट एक्सपोजर होगा, इवन कोल्ड एक्सपोजर होगा, तो वो बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं। तो पहला तो ये हो गया कि आपकी दिनचर्या, आपका कारोबार, आपकी गतिविधियां, आपका दिन कैसा है, आप किस तरह का काम करते हैं, कैसे वातावरण में काम करते हैं, आपका कारोबार क्या है, और आप किन किन परिस्थितियों में कितनी ज़्यादा संघर्ष के साथ कितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, और मेहनत करने का स्थान कैसा है उस पर निर्भर करेगा। दूसरा, यदि उम्र की बात करें तो उम्र के पड़ाव में निश्चित तौर पर बच्चों में जो एक तरह से उत्साह होता है, तो उनका उत्साह, कई भी उत्साह का अतिरेक उनको बाहर लेके जाता है, और कई बार वो हीट एक्सपोजर में आ जाते हैं, और घर में जब आते हैं तो हम देखते हैं कि लिथार्जी, डल होके गिर जाते हैं, तो एकदम सरदर्द की बात करते हैं, रोने लगते हैं, या फिर वो कई बार पानी मांगने लगते हैं, या कई बार वो उल्टी जैसी परिस्थितियां निर्मित होती है। तो यदि बच्चा घर से बाहर गर्मी के दिनों में गया और आकर यदि ये सारे के सारे सिम्टम्स हैं, तो फिर हमें ये देखना पड़ेगा उम्र के हिसाब से कि उसको हमें कितनी अटेंशन देना और कैसे अटेंशन देना।
तीसरा, यदि जो लोग रोगी होते हैं उनकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है, जैसे डायबिटिक पेशेंट हैं, हाइपरटेंसिव पेशेंट है, या किसी को इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स ले रहा है, या कोई स्टेरॉइड्स पर है, या किसी को कैंसर का रोगी है, या किसी को सांस दमे की शिकायत है और लगातार ये मान के चले कि, या मोटापा। कई बार सिर्फ मोटापा ही बहुत एक कारण नहीं होता है कि उनकी एफिशिएंसी कम होती है। कई बार लोग बहुत दुबले पतले होते हैं, उनकी बीमारी किसी न किसी बीमारी के कारण होता है, कुछ प्री एग्जिस्टिंग डिजीज होती है, कुछ पुरानी बीमारियां होती है, इसके कारण उनका शरीर बन नहीं पाता। तो हम उस व्यक्ति का ओवरऑल ये बोल सकते हैं कि उसका इम्यून सिस्टम कैसा है, उसकी प्रतिरोधक क्षमता कैसी है, उसकी सहन शक्ति कैसी है, उसका व्यापार कैसा है, उसका कारोबार कैसा है, और उसकी उम्र कितनी। इन मुद्दों पर हम ये डिसाइड करते हैं कि यदि एक व्यक्ति को मुश्किल से ऐसे वातावरण में, इतनी गर्मी में आधा किलोमीटर चलेगा तो हो सकता है उसे हीट स्ट्रोक हो जाए, और एक व्यक्ति 10 किलोमीटर पैदल आने के बाद भी आपसे पानी की मांगेगा और बैठ के इत्मीनान से खाना खाने बैठ जाएगा। तो परिस्थितियां निर्भर करती है, ये सारे के सारे फैक्टर्स निर्भर करते हैं। इसलिए मोटे तौर पर कभी भी ये नहीं कह सकते कि किन परिस्थितियों में किस व्यक्ति को कब लू लगेगी। अलग अलग व्यक्ति के हालात, उम्र और परिस्थितियां अलग अलग होती, कारोबार अलग अलग होता है, उसके हिसाब से इनका निर्धारण होता है। ये बड़ा वृहद प्रश्न है, लेकिन मोटे तौर पर एक आम आदमी को समझने के लिए जो चीजें हैं वो मैंने आपको बताई है। जी बिल्कुल, रुक करूंगी शिल्पा जी का। शिल्पा जी, जिस तरीके से जेपी सर ने कहा कि इम्यूनिटी सिस्टम जो अपना इम्यून है वो स्ट्रांग होने की आवश्यकता होती है, तो क्या कुछ खाया पिया जाए कि जिसका इम्यून अगर वीक है तो वो स्ट्रांग हो सके? मैम, ये बहुत सही है कि आपका इम्यून सिस्टम हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए, चाहे आपको गर्मी, सर्दी या बरसात करना है, क्योंकि बहुत तो देखा गया है कि बारिश में भी बच्चे बाहर गए तो बीमार होके आए हैं। तो इसके लिए ना सबसे इजी चीज़ होती है, सबके घर में होती है, अदरक और हल्दी, तुलसी। अदरक, हल्दी, तुलसी ऐसी चीज़ है जो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। आप इसका काढ़ा बना के पी सकते हैं, या तो आप इसके शॉट्स बना के पी सकते हैं, या तो आप अपनी जो हर्बल टी होती है उसमें इसको ऐड कर सकते हैं। और एक और चीज़ है, हमारे घर के, हम बहुत खुशनसीब है कि हम हिंदुस्तान में हुए हैं, यहाँ इतने मसाले हैं और हर मसाले में एक अलग खासियत है। आप दालचीनी को ले लें, उसकी तासीर ठंडी होती है। सौंफ को ले लें, आप इलायची ले लें, इनकी तासीर ठंडी होती है। आप इन सबको मिला के ठंडाई बना सकते हैं, वो कंज्यूम कर सकते हैं। और एक और चीज़ जो सर ने अभी इसके पहले कही थी कि जैसे जब लू लगती है तब हम क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो जो घर में ही चीज़ें होती हैं, आपको मठा, दही ये ले सकते हैं, आप आम पन्ना ले सकते हैं, और सब भारत की सबसे ठंडा फ्रूट होता है बेल। जी, मोस्टली इसे इग्नोर करते हैं। आप डेली गर्मी में 1 गिलास बेल का शरबत लें। आप चाहें तो इसको पहले से बना के रख सकते हैं, फ्रिज में स्टोर करें और डेली 1 लें, अर्ली मॉर्निंग ले लें, या फिर तो 3 बजे समथिंग जो आपके खाने के, लेकिन इसको हमेशा खाने से 1 घंटे बाद या 1 घंटे पहले ही कंज्यूम करें, अदरवाइज आपको ये ब्लोटिंग वगैरह का इफेक्ट दे सकता है। जी बिल्कुल। और जब भी हमको गर्मी होती है तो इसका पहला लक्षण तो यही होता है कि हमें खाने की इच्छा नहीं हो रही है, मितली हो रही है, पेट दर्द हो रहा है, क्योंकि हमारे पित्त बढ़ जाते हैं तो वो भी हीट करते हैं, तो लूज मोशन की भी शिकायत होती है। उसी जगह अगर गर्मी में आपका फाइबर इनटेक कम है तो आपको कॉन्स्टिपेशन होने के भी चांसेस है। और दोनों ही हालातों में आपको आपके टाइप ऑफ फाइबर के लिए बात करनी चाहिए। हमें लगता है फाइबर मतलब सिर्फ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स नहीं, बल्कि आपको अलग अलग ग्रेन से अलग अलग फाइबर मिलता है। आपको फ्रूट, वेजिटेबल फ्रेश यूज़ कर सकते हैं। यदि ऐसा कभी आ रहा है कि आप ये सब कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत ईजी सी चीज़ है, ईसबगोल सबने सुना होगा। आप उसकी भूसी को, अगर आपको लूज मोशन हो रहे हैं तो उसको दही के साथ कंज्यूम करें। यदि आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो उसको मतलब हल्के गुनगुने पानी के साथ कंज्यूम करें। जी बिल्कुल मैम, जैसे कि आपने बताया कि ये सारी चीज़ों का इंटेक जो है गर्मी के मौसम में होना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर लोगों में या कहें सवाल होता है या मिथ होता है कि अंडा जो है, एगिटेरियंस लोग होते हैं वो अंडा खाने से कतराते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि गर्मी के मौसम में जो है एग नुकसान करता है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? मैम, ये क्या बोलते हैं, एगिटेरियन या वो तो है, नॉन वेजिटेरियन भी बोलते हैं कि नहीं यार हम अंडे नहीं खा सकते, जबकि अंडा एकमात्र लीन प्रोटीन है जिसमें बहुत सारे मिनरल्स, विटामिन होते हैं। इसमें लैक्टोजन होता है। आपने सुना होगा कि जब भी कोई बीमार हो तो बोलते हैं ना इसको इलेक्ट्रॉल घोल के दे दो, वो अंडे में होता है। विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन B6 होता है। गर्मी से बचने के लिए सबसे ज़रूरी खनिज होते हैं सोडियम, पोटेशियम, फास्फेट, कैल्शियम, इसमें वो तीनों होते हैं। ये एनर्जी का पावर हाउस होता है।
और एक और जो मिथ है कि अंडे की तासीर गर्म होती है, ये बहुत गलत है। अंडे की तासीर गर्म नहीं होती है, लेकिन कभी भी अति अंत का सूचक है। तो कभी भी कोई भी फ्रूट हो, सुपर फूड कोई नहीं होता, आप उसको हमेशा एक लिमिट में कंज्यूम करें। ऐसा नहीं कि अच्छे से हीट नहीं होती, आपने 10 अंडे एक साथ खा लिए, नहीं, ये बहुत अच्छा प्रोटीन सोर्स है, आप इसको अपनी डेली डाइट में ज़रूर करें। लेकिन वो डिपेंड करता है एज पे और आपको क्या डिजीज़ है, क्योंकि हर एज में जैसे हार्ट डिजीज़ वाले को हमको 3 वीक में मतलब 1 वीक में 3 एग दे सकते, वो भी सिर्फ एग वाइट, एग येलो नहीं दे सकते, येलो पार्ट नहीं दे सकते। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी एज क्या है, आपकी लाइफस्टाइल क्या है। लेकिन अंडा आप कंज्यूम कर सकते हैं गर्मियों में भी। जी जेपी सर, कुछ दवाइयाँ भी होती हैं जो बहुत ज़्यादा गर्म करती हैं, गर्मी वाली होती हैं, तो कौन सी वो दवाइयाँ हैं जिनसे गर्मी का खतरा है जो और बढ़ जाता है, और अगर कोई उसको लेने के लिए बाध्य है तो क्या कुछ उसको जो है प्रिकॉशंस लेने चाहिए उस टाइम पर? बहुत प्रासंगिक प्रश्न है आपका। जैसे हम कभी देखते हैं कि गर्मी के दिनों में लोग अक्सर ये शिकायत लेकर आते हैं कि मैं गर्मी के दिनों में जो आपने दवाइयाँ लिखी, किसी भी चिकित्सक के पास जाते हैं, बोलते हैं गर्मी के दिनों में मुझे और गर्मी लग रही है और दवाइयाँ आपकी ज़्यादा गर्म बैठ रही है। निश्चित तौर पर दवाइयों का अपना एक असर होता है। अल्टीमेटली बायोकेमिक्स होते हैं, केमिक्स होते हैं, उसमें कुछ न कुछ केमिकल सॉल्यूशंस होते हैं, कुछ न कुछ प्रोडक्ट होते हैं तो वो, लेकिन शरीर के लिए यदि आवश्यक है तो हमें ये देखना चाहिए कि हमें पहले तो ये क्या दवाइयाँ चल रही है जी। यदि उन दवाइयों को ऐसा लगता है कि मौसम के हिसाब से उनका कस्टमाइजेशन या परिवर्तन करना है, ज़्यादा कम करना है, तो करना ही चाहिए जी। दूसरा, लोगों में आम तौर पर यह भ्रांति है, मैं अपने जीवन काल में कम से कम 2, 4, 5 बार ला के बात बोल चुका हूँगा कि लोग अक्सर, जैसे मान लो किसी को 5-7 तरह की दवाइयाँ चल रही, तो सुबह की 3 दवाइयाँ हैं तो तीनों एक साथ अपने टेबल पर रखेगा, 1 गिलास पानी से ले लेगा। दोपहर की 4 दवाइयाँ तो चारों को एक साथ 1 गिलास पानी से ले लेगा। शाम की, रात की, सोते समय की उसकी 5-6 दवाइयाँ तो सारी एक साथ ले लेगा। हम दवाइयाँ जो आवश्यक है वो लेकिन लेने का तरीका गलत होगा तो परिणाम गलत होगा जी। हमने 2 दवाइयाँ एक साथ ले ली, हमारे पेट में गई, पेट में एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम में वो दोनों कंपोनेंट मिलकर कोई तीसरी चीज़ बना लेते हैं। जैसे एक सरल सा उदाहरण दे रहा हूँ जी, कि हम पान पर पहले चूना लगाते हैं और फिर कत्था लगाते हैं, तो ना कत्थे का रंग दिखता है ना चूने का रंग दिखता है, तीसरा रंग आ जाता है, क्योंकि उसका केमिस्ट्री चेंज हो जाता है। तो शरीर में जब हम बहुत सारी दवाइयाँ एक साथ खाते हैं तो अंदर पेट में जाकर वो कोई और कंपोनेंट तीसरा अलग बायोकेमिक बना लेती है। तो ना वो जो ले रहे हैं वो रही दोनों, वो तीसरा कुछ बना लिया, तो वो चीज़ दिक्कत देती है। लोगों को सरलता से सिर्फ एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी सारी दवाइयाँ एक साथ 1 गिलास पानी या 1 कप चाय से ना लें। एक गोली और दूसरी गोली के बीच में कम से कम 20-25 मिनट का अंतर रखें और बीच में कुछ खाएं जरूर, चाहे 1 केला ले लें, चाहे 2 ब्रेड ले लें, चाहे आधा सेवफल ले लें, चाहे थोड़ा सा पपीता ले लें, चाहे थोड़ा अनाज ले लें। गोलियों के बीच में कुछ खाने के बाद यदि हम दवाइयाँ लेते हैं और अलग अलग गोलियों को अलग अलग लेते हैं तो पेट में उनका गलत तरीके से सम्मिश्रण होकर कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। तो ऐसे में लोग आसानी से दवाइयाँ डाइजेस्ट कर लेते हैं और उन दवाइयों का सही असर भी आता है। डाइजेशन भी सही हुआ, असर भी सही हुआ। सरलता और तरलता, सिर्फ ये 2 सिद्धांत गर्मी में रखें कि सरलता हमारे दिनचर्या में, कि हम कभी भी मुगालता ना पले कि हमें कुछ नहीं हो सकता, और तरलता हमारे पानी पीने में, हमारे शरीर में सरलता और तरलता रखिए। हर व्यक्ति ये जानता है कि उसको अपनी सुरक्षा कैसे करना है, लेकिन वो करता नहीं, जानता जरूर है, करता नहीं है। बस ये छोटी सी बात है जी। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर बात, और इसी को लेकर चलूंगी शिल्पा मैम के पास की सरलता और तरलता। तो लिक्विड का इंटेक कितना होना चाहिए जो है बॉडी में, और सरलता की बात करें तो जंक फूड्स जो है आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा इंटेक करने लगे हैं जंक फूड्स का, तो क्या कुछ परहेज करने की आवश्यकता है गर्मी के दिनों में, और इंटेक पानी का कितना होना चाहिए या फिर लिक्विड का कितना होना चाहिए? तरलता के लिए सर ने सबसे पहले ही बोला था कि पर पर्सन 2.5 लीटर पानी बॉडी में ज़रूर होना चाहिए, और ये डिपेंड करता है कि आप किस एनवायरनमेंट में वर्क करते हैं, क्योंकि यदि कोई एसी में तो ऑब्वियसली चीज़ है उसका पानी वो कम कंज्यूम करेगा। तो ये हकीकत है, आपको 2.5 लीटर पानी मिनिमम होना ही चाहिए बॉडी में। फिर डिपेंड करता है आपके वर्क पे। इसके साथ ही आप अलग अलग जूसेस हो गया या फिर अपनी नॉर्मल सी चीज़ हो गई, मठा हो गया, खीरा हो गया, बहुत अच्छा एक और सुपर फूड है ऐश गार्ड, जिसे भूरा कुमड़ा कहते हैं। आप इसका रायता या सब्जी बना के या जूस बना के कंज्यूम कर सकते हैं। और जितना आप खाने से ज़्यादा आप उस चीज़ को लिक्विड करके भी ले सकते हैं, तो उसमें भी पानी, वाटर इनटेक आपके बॉडी में जाएगा। और फास्ट फूड या गर्मी, ठंडी, बरसात में तो हमेशा कहूँगी कि
बहुत ही कम खाना चाहिए, क्योंकि वो ट्रेंडिंग है तो ये नहीं कहूँगी आपको खाना ही नहीं चाहिए, लेकिन बहुत कम, जितना हो सके आप घर का खाना खाएं, बाहर का ना खाएं। और फास्ट फूड में मोस्टली क्या होता है, जो ऑयल होता है वो बहुत ही गलत रहता है। पाम ऑयल यूज़ हो रहा है, पाम ऑयल नहीं करना चाहिए। यदि आप घर पे भी बनाएंगे उस चीज़ को तो या तो आप सोयाबीन ऑयल हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, या फिर कच्ची घानी सरसों तेल यूज़ करेंगे तो पहला इफेक्ट तो यही हो जाता है कि आपका ऑयल चेंज हो गया। फिर उसका रहता है कि वो कितनी देर का रखा है, बाहर रखा, उसमें कितने बैक्टीरिया आ गए हैं। तो कभी भी आपका गट हेल्दी तो आपकी पूरी बॉडी हेल्दी रहेगी। जो भी डिजीज़ आपको हुई है आपके इम्यून सिस्टम के बिगड़ने के कारण होती है। इम्यून सिस्टम मोस्टली आपका वो जेनेटिक पार्ट तो वो अलग है, लेकिन आपके फूड से ही इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। जी बिल्कुल। तो ये तमाम सलाह जो है शिल्पा मैम ने दी और तमाम सलाह जेपी पालीवाल सर ने दी है हमको। आप दोनों ही मेहमानों का, शिल्पा पालीवाल सर का डॉक्टर हैं, हमारे साथ जुड़े थे, और शिल्पा ताम्रकर मैम डाइटिशियन और न्यूट्रिशन है। आप दोनों ही का BSTV को समय देने के लिए बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए BSTV के साथ। नमस्कार।